Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। राउज एकेडमी कंडक्ट करवा रहा है MPPSC प्रीलिम्स 2023 के लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़। आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, जहां पे ये 25 टेस्ट आपको मिल जाएंगे केवल 199 रुपये में। और साथ ही अगर आप भोपाल में रहने वाले विद्यार्थी हैं तो आप ऑफलाइन मोड पर अकेडमी को विजिट कर कर यहाँ पर भी टेस्ट दे सकते हैं जस्ट इन ₹999। साथ ही राउज एकेडमी कंडक्ट करवा रहा है MPPSC क्रैश कोर्स। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में आपको ये सुविधा देखने के लिए मिल जाएगी। इन ऑनलाइन यू विल बी गेटिंग ऑल द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ द क्लासरूम जस्ट इन 1499, और यही सुविधा आपको ऑफलाइन मोड में मिलेगी इन 4999। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड ज्वाइन अस टुडे। चलिए बात करते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे इंडस्ट्री डिस्प्यूट रिलेशनशिप के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे मीडिएशन क्या होता है, क्या नया मीडिएशन एक्ट 2023 यहाँ पर बात कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे EVM के बारे में। EVM के सोर्स कोड को लेकर यहाँ पर एक प्ली दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय हमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकसभा, जहाँ पर लोकसभा का एडजर्नमेंट साइन डाइन जो टर्म है, जो पार्लियामेंट्री टर्म है, इसको भी डिस्कस करेंगे आखिर ये क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के लिए बहुत अच्छी सूचना है, इंडिया पार्ट बनने वाला है JP मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का, और इंडिया को मिलेंगे यहाँ पे $30 बिलियन रुपीज़। साथ हम बात करेंगे प्रचंड US और चाइना, दैट मीन्स हम बात करेंगे नेपाल, US और चाइना की। साथ ही हम डिस्कस करेंगे UNGA की मीट और इंडिया नेपाल के रिलेशन, एंड लास्टली वी विल बी कवरिंग अबाउट इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। पहला आर्टिकल बात करने वाला है एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की, दैट मीन्स हम ADR की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम इस पूरे आर्टिकल में समझेंगे नया मीडिएशन एक्ट 2023। देखिए, रिसेंट मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने यहाँ पर मीडिएशन बिल 2023 को यहाँ पर पास कर दिया, और इसी के साथ प्रेसिडेंट के असेंट के साथ ही आपको देखने मिल जाएगा मीडिएशन एक्ट 2023। बेसिकली आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है ADR के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। ये एक बकेट है, मैकेनिज़्म है, जहाँ पर आपको डिफरेंट जो पार्टीज़ होती हैं जो बिना कोर्ट जाए यहाँ पर एक मीडिएशन करना चाहती हैं, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। चलिए पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर मीडिएशन क्या होता है। देखिए, मीडिएशन की अगर हम बात करें तो एक वॉलेंटरी प्रोसेस है जिसके अंदर जो दो पार्टीज़ होती हैं, अगर इनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है और इसको ये सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये थर्ड पर्सन, जिसे आप मीडिएटर या मध्यस्थ बोलते हैं, उसकी सहायता से किसी भी विवाद को बिना कोर्ट जाए, कोर्ट में जाने के पहले ही यहाँ पर रिजॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स जो मीडिएटर होते हैं ये किसी भी तरीके का एक सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते पार्टीज़ को, बट एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर वो अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। ऑल राइट, इंडिया में अगर हम बात करें तो मीडिएशन लेजिटिमाइज्ड किया गया है अंडर सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ओके, और ये एक तरीके का फॉर्म है ऑफ द ADR विच इज़ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब यहीं पर जो ADR वर्ड होता है ये भी एक तरीके का फॉर्म है मीडिएशन का, विच मीन्स यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। ADR के अंदर आपको आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन या लोक अदालत जो आप शब्द सुनते हैं वो आपको इसी ADR का पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। आर्बिट्रेशन जैसा शब्द हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तरीके की प्रोसीजर होती है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर आपको देखने मिल जाते हैं। दोनों पार्टीज़ यहाँ पर म्यूचुअली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं और जो भी डिसीजन होता है वो एक फाइनल बाइंडिंग होती है। नेगोशिएशन क्या है भाई, हम बोलते हैं ना कि मोल भाव करना,
ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू पार्टीज डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए काम करती है, नेगोशिएट करती हैं कि ओके हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगली तरफ से दूसरा नेगोशिएशन टर्म्स कंडीशन आएंगी, और जब तक एक मुद्दे पर नहीं पहुँच जाएंगे तब तक नेगोशिएशन चलेगा। इसके अलावा आपने एक शब्द सुना होगा कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, जिसे आप कॉन्सिलेटर भी बोलते हैं। ये दोनों पार्टीज़ को असिस्ट करते हैं कि वो कम्युनिकेट करें, नेगोशिएट करें या प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और ऐसे ही आपने एक और वर्ड सुना होगा, वो काफ़ी प्रचलित है, इट इज़ दी लोक अदालत। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है एडीआर की, जिसके अंदर वॉलेंटरी एक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए एडीआर्स की वजह से, मीडिएशंस की वजह से जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारी कोर्ट हैं, इनके ऊपर अननेसेसरी जो बर्डन है वो यहाँ पर आपको कम देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसे में ही हमें बात करनी है नए मीडिएशन बिल की, जिसे यहाँ पर पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन के थ्रू निकाल दिया गया है। ठीक है, चलिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस न्यू मीडिएशन एक्ट के बारे में। चलिए, मीडिएशन एक्ट की बात करें तो इसे दोनों हाउसेज ने यहाँ पर पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है, और इसको अपना प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया है सितंबर 15, 2023 को, और इसी के साथ ये बिल बन चुका है एक्ट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके कुछ की फीचर्स के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले ये मीडिएशन की बात कर रहा है कि जो भी मीडिएशन होगा, जो भी मध्यस्थता एग्रीमेंट किए जाएंगे, ये रिटन में होंगे। पार्टीज़ यहाँ पर एक जितने भी डिस्प्यूट है उनको अराइज करने के लिए यहाँ पर दोनों जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने तरफ से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। साथ ही यहाँ पर बात किया जा रहा है जो राइटिंग का मतलब है, ये यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बीच में होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर यहाँ पर प्लीडिंग और प्रोसीजर्स को यहाँ पर पार्ट बनाया जाएगा। दैट मीन्स इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरी यहाँ पर बात की जा रही है पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ यहाँ पर वॉलेंटरी रूप में या म्यूचुअली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाने के पहले प्री लिटिगेशन मीडिएशन भी कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर जो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस तरीके के एक्ट की सहायता से जो जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट केसेस हैं, टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी पेंडेंसी ज़्यादा है, ये एक समय अंतराल में ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई आखिर मीडिएटर कौन होगा और इसको यहाँ पर अपॉइंट कौन करेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति एक मीडिएटर को यहाँ पर चूज़ कर सकता है। किसी भी नेशनैलिटी का मीडिएटर हो सकता है जो कि पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एक्रीडेशन को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा हो। दोनों पार्टीज़ के पास ये आज़ादी होंगी कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना मध्यस्थ चुन सकते हैं और अपॉइंट प्रोसीजर के लिए यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। हालांकि कभी ऐसे इशू आ जाते हैं जहाँ पे पार्टीज़ एग्री नहीं हो पाती हैं, उनके पास मीडिएटर नहीं है, तो ऐसे में उनको एक पैनल के थ्रू मीडिएटर प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसके लिए ही हमें देखने मिलेगा मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलर एक्ट मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थापित करने की बात कर रहा है, जिनका मुख्य काम है जो कि मीडिएटर्स को रजिस्टर करेंगे, मीडिएशन सर्विसेज को और सर्विसेज प्रोवाइडर को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, और जितनी भी प्रोसीजर है उसको यहाँ पर चेक एंड बैलेंस करेंगे। इस काउंसिल के जो की रोल्स हैं वो मैंने आपको बताया है कि रिकॉग्नाइज करेंगे मीडिएशन सर्विसेज को, एक्रीडेशन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर सर्टिफाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो मीडिएशन प्रोसीजर हमारे भारत की टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए, ये यहाँ पर कंपलसरी है। पार्टीज़ यहाँ पर हालांकि एग्री कर सकती हैं कि वो मीडिएशन को किसी दूसरे माध्यम से, लाइक डिजिटल माध्यम से या ऑनलाइन मोड में भी कंडक्ट करवा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कोई टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है? जी हाँ, मैक्सिमम यहाँ पर अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 180 दिन के अंदर यहाँ पर जो मीडिएशन का प्रोसीजर है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। मतलब 180 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे किसी भी मीडिएशन प्रोसेस के कंप्लीट होने में। अलॉन्ग विद दैट आप एक और चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर दो तरीके की मीडिएशन की बात करी गई है। वन इज़ वॉलंटरी, ओके, और एक और मीडिएशन की बात की गई है विच इज़ मैंडेटरी।
अब ये क्या बात है, देखिए वॉलेंटरी मीडिएशन जहाँ पर पार्टी रिटन मीडिएशन एग्रीमेंट के थ्रू मीडिएशन करवा रही हैं, चाहे एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या वहीं अगर हम मैंडेटरी मीडिएशन की बात करें जहाँ पर एक सर्टेन एरिया ऑफ डिस्प्यूट है, जहाँ पर एक लीगल एब्लिगेशन है पार्टीज़ के लिए कि उन्हें कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाने के पहले एक मैंडेटरी मीडिएशन के थ्रू गुजरना होगा, उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। एरियाज़ की बात करें तो देखिए यहाँ पर मीडिएशन से कुछ एरियाज़ को एक्सक्लूड किया गया है। दैट मीन्स जैसे फ्रॉड के जो केसेस हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मैटर हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास आपके पास जाएंगे। वहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई केसेस हैं, टेलीकॉम, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी लॉ, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड अगर कोई केसेस हैं, तो दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीडिएशन। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू कंसीडर प्ली फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ सोर्स कोड ऑफ ईवीएम सिस्टम। देखिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर न्यूज़ में क्या बात की जा रही है। रिसेंटली यहाँ पर एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑडिट करने की बात की जा रही थी ऑफ द सोर्स कोड ऑफ द ईवीएम विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम। ये पिटीशन यहाँ पर आर्ग्यू कर रही थी कि जो सोर्स कोड होता है ईवीएम का, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये ब्रेन है किसी भी ईवीएम सिस्टम का। दैट मीन्स जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, और ऐसे में एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर इसका किया जाना चाहिए बाय एनी पब्लिक बॉडी जो इंश्योर कर सके कि इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कंडक्ट की गई है। साथ ही पिटिशनर जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो ऑडिट है इसको IEEE 1028 स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, जिसके तहत ये रिकॉग्नाइज करता है, स्टैंडर्ड होता है सॉफ्टवेयर रिव्यू और ऑडिट सिस्टम का। आगे अगर हम बात करें कंसर्न क्या थे, देखिए जो पिटिशनर थे उन्होंने एक्सप्रेस किया था अपना एक कंसर्न कि जो ईवीएम की इंटीग्रिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उस वो हैम्पर हो सकती है। ऐसे में लोगों को नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, डेमोक्रेटिक राइट की बात करें, तो लोगों के अंदर किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए ईवीएम की इंटीग्रिटी को लेकर, और इसीलिए यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडी बनाई जाए जो सोर्स कोड को यहाँ पर स्टडी करे। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो ये IEEE 1028 स्टैंडर्ड, तो देखिए ये यहाँ पर एक वेल इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिव्यू करता है, ऑडिट करता है, जिसको बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के द्वारा। ओके ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यही इसको यहाँ पर डील करता है। रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि देखिए ये पूरी पिटीशन को हम डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सुपरवाइज करती है पूरे इलेक्शन को कंट्री में, और यहाँ पर पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम, क्योंकि आपने ईवीएम के बारे में बात करी कि आखिर ये होता क्या है। देखिए ईवीएम जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यूजुअली अगर हम बात करें तो आपको ईवीएम को डेजिग्नेट किया जाता है दो यूनिट के साथ। एक तो आपको देखने मिल जाती है इसकी कंट्रोल यूनिट, ठीक है, दूसरी आपको देखने मिल जाएगी बैलेटिंग यूनिट। ये यूनिट यहाँ पर ज्वाइन की जाती हैं एक केबल के द्वारा। अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें तो इट केप्ट विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द पोलिंग ऑफिसर, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर वोटर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाए। पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर प्रेजेंस होता है बैलेट बटन के पास, जो यहाँ पर वोटर को वोट कास्ट करने के लिए अलाउ करता है। वहीं अगर हम बैलेटिंग यूनिट की यहाँ पर बात करें तो इसको रखा जाता है विद इन द वोटिंग कंपार्टमेंट ऑफ द इलेक्टरल्स टू कास्ट देयर वोट। ओके सो यहाँ पर अगर आप ईवीएम की बात करेंगे तो देखिए इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को डेवलप किया गया 1989 में बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ईवीएम का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1982 में बाय द इलेक्शन टू नॉर्थ पैरावर असेंबली इन केरला। तो आप ये बोल सकते हैं कि पहली बार भारत में ईवीएम को इस्तेमाल करने वाला स्टेट बना था केरला इन 1982। ईवीएम को यहाँ पर पहली बार जनरल इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया टू द असेंबली ऑफ गोवा इन 1999 और इसके बाद 2003 में बाय इलेक्शन हुए, स्टेट इलेक्शंस हुए, इन सभी को ईवीएम के थ्रू कंडक्ट करवाया गया था। क्योंकि इनका नाम ज़रूर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बट ईवीएम्स एक ऑर्डिनरी बैटरी के थ्रू यहाँ पर चलती हैं, जिन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा डेवलप किया गया था और इनको बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। ईवीएम की अगर हम बात करें, सो जो ईवीएम है, इट यूज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट कैन मैक्सिमम रिकॉर्ड 2000 वोट। इन केस जो M2 ईवीएम्स होती हैं, जिन्हें 2006 और 10 में बनाया गया था, दे कैन केटर मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग नोटा। हाउएवर इन केस ऑफ M3 ईवीएम्स, जो कि 2013 के बाद आई हैं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 384 कैंडिडेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, ईवीएम्स को यहाँ पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है, वो पूरी तरीके से मैनेज करती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपकी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो इसको यहाँ पर पूरा मेंटेन करने का काम करता है। सो अगर हम ऑन एन एवरेज फॉर्म में बात करें, सो ईवीएम के बहुत सारे एडवांटेज हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम समझ लेते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 25 जनवरी, वही दिन जिस दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी यहाँ पर मनाते हैं, 1950 में, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे अगर हम बात करें ईसीआई के कॉम्पोजिशन के, तो ये ईसीआई 3 मेंबर्स को यहाँ पर कंसिस्ट करता है, जिसमें सबसे पहले आपको सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन। सीईसी के अपॉइंट करने की बात करें तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेकेंड अगर हम बात करें तो दो आपको देखने मिल जाएंगे इलेक्शनल कमिश्नर। 2 इलेक्शन कमिश्नर आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जो कि यहाँ पर अगेन अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक इम्पार्शियल बॉडी है जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अगर हम इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पर बात करें या इलेक्शन कमिश्नर, तो इनके पास 65 साल से लेकर 6 साल तक का समय होता है, जो इनका टेन्योर होता है, जब तक ये सीईसी की पोस्ट पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फंक्शन और पावर्स की बात करें तो जो प्राइमरी फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही ये इलेक्टोरल रोल्स को बनाने के लिए, वोटर्स को रजिस्टर्ड करने के लिए और एक वोटर आईडी प्रोवाइड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये ईवीएम को मैनेज करते हैं, साथ ही एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर जारी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिफोर द इलेक्शंस। आगे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की, तो आर्टिकल 324 जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है, ये पावर देता है कि ये भारत में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर अपॉइंट कर सकें। ठीक है, साथ ही ये सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की भी पूरे का पूरा अधिकार आर्टिकल 324 प्रोवाइड करता है। 325 की बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है एलिजिबिलिटी की, कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इनएलिजिबल नहीं होगा फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल्स रोल और प्रिवेंटेड फ्रॉम वोटिंग इन इलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड रेसिडेंस। आर्टिकल 326 की बात करें तो यह वह आर्टिकल है जो आपको और हमें, प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट करने का अधिकार देता है। ओके, साथ ही ये पार्लियामेंट को
नए लॉज बनाने के लिए डिलिमिटेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने का भी अधिकार देता है। आर्टिकल 327 की बात करें तो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि ये लॉ बनाए रिलेटेड विद द इलेक्शन, साथ ही इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने के लिए रोल बनाना हो, या फिर लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड कोई लॉज बनाना हो, उसका अधिकार भी आर्टिकल 327 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आर्टिकल 328 के बारे में बात करें तो ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर कंसल्ट करके डिलिमिटेशन के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे हम साइन डाइन की। लोकसभा यहाँ पर एडजर्न हो चुकी है और जो लैंडमार्क जिस केस के बारे में हम बात कर रहे थे वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, इसको यहाँ पर एडजर्न कर दिया गया है विद साइन डाइन। चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरी की पूरी टर्मोलॉजीज क्या होती हैं। देखिए द 17th लोकसभा जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सितंबर 18 से सितंबर 21 तक, एक स्पेशल सेशन 4 डेज का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रीफ ड्यूरेशन था, बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया और एज पर दी स्पीकर अगर हम बात करें तो 160% प्रोडक्टिविटी यहाँ पर अचीव की गई है। हालांकि जो हाईलाइट था इस पूरे के पूरे सेशन का विच इज़ दी 128th अमेंडमेंट बिल, जो कि बात कर रहा है 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन दी लोकसभा, वो यहाँ पर साइन डाइन कर दिया गया है। साइन डाइन समझने के लिए हमें पार्लियामेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी समझनी होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें एडजर्न्ड, देखिए कोई भी जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी है जैसे पार्लियामेंट है या कांग्रेस है, जैसे आप यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं, अगर यहाँ पर एडजर्न शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब है जो भी सेशन है या मीटिंग है वो टेम्पररी फॉर्म में यहाँ पर क्या कर दी गई है, उसको कंक्लूड कर दिया गया है और इसके मेंबर्स अब यहाँ पर डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। ओके, जो एडजर्नमेंट होता है ये बोला जाएगा कि इस समय तक के लिए पार्लियामेंट को एडजर्न किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा अनटिल द बॉडी रिकन्वीन्स। वहीं साइन डाइन की अगर हम बात करें तो ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है विदाउट डे। जब भी कभी भी किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के आगे एडजर्न साइन डाइन अगर आपको लिखा दिखने मिले, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ओके, बिल वॉज एडजर्न साइन डाइन, ओके, सो साइन डाइन का मतलब यहाँ पर होता है विदाउट अ डे। दैट मीन्स जो भी सेशन है वो यहाँ पर कंक्लूड हो गया है इनडेफिनेट टाइम के लिए, विच मीन्स यहाँ पर कोई फ्यूचर डेट नहीं दी जा रही है। दैट मीन्स कोई भी एक फिक्स डेट नहीं है कि नेक्स्ट मीटिंग या सेशन कब होगा और कब इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। ऑल राइट, इसी तरीके से अगर कभी फाइनल एडजर्नमेंट शब्द आप सुनते हैं, सो फाइनल एडजर्नमेंट यहाँ पर होता है कि जो करंट सेशन है वो कंक्लूड हो चुका है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, बातें थी, उन सबको यहाँ पर डिस्कस कर लिया गया है। ओके, और अब किसी भी सेपरेट शेड्यूलिंग की आवश्यकता नहीं है। राइट, सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली ये शब्द यहाँ पर याद रखना है। साइन डाइन क्या होता है? एडजर्नमेंट। एडजर्न का मतलब है कि भाई ये पर्टिकुलर सभा इस समय के लिए एडजर्न की जाती है, यहाँ पर गिवन टाइम है। साइन डाइन की बात करें तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको देखने नहीं मिलेगा, इनडेफिनेट टाइम के लिए यहाँ पर इसको एडजर्न कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रोरोगेशन की तो एक ये फॉर्मल एंड है किसी भी सेशन का ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके, वाइल प्रोरोगेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मल एंड आपको देखने मिलेगा। टेम्परली अगर आप देखेंगे तो प्रोरोगेशन एडजर्नमेंट से थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने मिलेगा, क्योंकि ये कंक्लूड नहीं करता लेजिस्लेटिव टर्म को, ये एक तरीके का टेम्पररी एंड आपको देखने के लिए मिलेगा। विच मीन्स कोई भी जो सेशन चल रहा था उसको अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर ख़त्म किया गया है, बट यही सेम सेशन यहाँ पर रिकन्वीन किया जाएगा विद द सेम एजेंडा इन द लेटर
कमिंग सेशंस। ओके, सो अगर प्रोरोगेशन अगर आपको वर्ड यहाँ पर देखने मिल रहा है तो ये लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के लिए एक किसी भी सेशन का टेम्परेरी फॉर्मल एंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज़ वे टू डिफरेंट विद दी एडजमेंट। एडजमेंट की अगर हम बात करें तो वो यूजुअली आपको पार्लियामेंट में देखने मिलेगा, प्रोरोगेशन आपको लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन का मतलब है पूरा का पूरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो यहाँ पर उसको अभी डिसॉल्व कर दिया जा रहा है। बेसिकली इलेक्शंस के पहले जब नई लेजिस्लेटिव बॉडी बननी हो या इलेक्ट होनी हो उसके पहले यहाँ पर डिसॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें रिसेस, तो रिसेस एक टेम्प्रेरी ब्रेक होता है या पॉज होता है जो कि किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग के बीच में यहाँ पर या किसी भी सेशन के बीच में लिया जाता है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं इंडिया जो कि पार्ट बन गया है जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का, और इसी के साथ इंडिया के पास लगभग 25 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इंक्लूड करने वाली है अपने इस पार्ट में, और इस तरीके के एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं कि इसी के साथ इंडिया को 25 बिलियन डॉलर का लोन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो हम फिर इसको खुशी क्यों मना रहे हैं, हम एंजॉय क्यों कर रहे हैं, वाई आई एम सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई विल टेल यू कि क्यों ये यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में, फिर हम इस पूरी न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स एक वाइडली विश्व भर में रिकॉग्नाइज किया जाने वाला इन्फ्लुएंशियल इंडेक्स है जो कि ट्रैक करता है, परफॉर्म करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जिनको अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर निकाला जाता है। ओके, जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स जो हैं ये एक तरीके से उन सारी कंट्रीज़ को सिग्निफाई करती है, उन सारी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सिग्निफाइज करती हैं जो कि एक इमर्जिंग मार्केट इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में बाहर आते हैं। अगर जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का इंक्लूजन आपको देखने मिला है तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हमें देखने मिलेंगे। पहली बात कि हमें वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर जो इंडिया के कंट्री के बॉन्ड होते हैं इस पर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारी विजिबिलिटी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अटैक करने इनवाइट करने के लिए वो बढ़ेगी। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो ग्लोबल बॉन्ड फंड से इन्वेस्टर यहाँ पर इंडिया में आएगा, दैट मीन्स इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट फ्लो है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, विच मीन्स अगर कंट्री के बॉन्ड्स की डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, इट कैन रिजल्ट इनटू द लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन दोज पर्टिकुलर बॉन्ड्स। लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट नाउ कैन बोरो मनी एट लोअर कॉस्ट which can be beneficial either for funding public expenditure or for the infrastructure projects also। वहीं ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने से जो कंट्री की करेंसी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, दैट मीन्स रुपीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अब पर्टिकुलर बॉन्ड खरीदने के लिए हमारी करेंसी की आवश्यकता होगी या उनको इसमें एक्सचेंज कराना होगा। ओके, चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर ये इतनी खुशी की बात क्यों है और मैं क्यों बोल रही हूँ कि भाई इंडिया को यहाँ पर लोन मिल जाएगा। देखिए अगर हम कंट्रीज़ की ऑन एन एवरेज तौर पर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स 24.5 बिलियन डॉलर का यहाँ पर इनके ऊपर डेप्ट है, यूके 73 बिलियन डॉलर, फ्रांस 7 ट्रिलियन डॉलर, नॉट बिलियन, आई एम सॉरी, ट्रिलियन डॉलर्स में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इंडिया की अगर आप बात करेंगे ऐसे में इंडिया बहुत पीछे कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की डेट में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके ऊपर डेप्ट नहीं है। अब देखिए यूजुअली कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है, कोई बड़ी कंपनी है, वो कुछ बना रही है, फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सपोज जेपी मॉर्गन के पास वो जाते हैं, दे से कि भाई यार हमें तो इन्वेस्टमेंट करना है, टेल मी व्हाट वी कैन डू। तो वो बोलेंगे देखिए हमारे पास तो यूएस का बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, हमारे इंडेक्स में शामिल है, तुम इसे परचेज कर सकते हो। अब इंडिया अगर यहाँ पर शामिल हो गया है तो इंडिया को फ़ायदा क्या होगा, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अब ये इंडिया के यहाँ पर बॉन्ड्स खरीदेंगे, विच मीन्स हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आएगा बट जो हमारा लिक्विडिटी है वो यहाँ पर आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज़ वाई दिस
पर्टिकुलर थिंग इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, प्रचंड यूएस एंड चाइना। हम बात करने वाले हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमाल दाहाल प्रचंड। यहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि डिस्कस कर रही है कंट्री के, दैट मीन्स नेपाल के ऑनगोइंग पीस प्रोसेस और इशू विद ट्रांजिशनल जस्टिस। इन्होंने एम्फोसाइज किया कि नेपाल एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक पीस प्रोसेस को यहाँ पर अडॉप्ट करना चाह रहा है, और साथ ही इन्होंने बात किया है कि एक ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन यहाँ पर हुए हैं उसको भी ख़त्म करने की बात की जा रही है। नेपाल की अगर हम बात करें तो लगभग 1996 से लेकर 2006 में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिविल वॉर आपको देखने के लिए मिली, जिसकी वजह से 17,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। बहुत सारे माओइस्ट लीडर इंक्लूडिंग द प्रचंड इटसेल्फ, इन्होंने एक्विजिशन यहाँ पर झेली कि भाई ये बहुत सारी ह्यूमन राइट वायलेशन में और साथ ही बहुत सारे लोगों की इलिसिट डेथ में ये शामिल हैं। और यहीं पर एक ट्रांजिशनल जस्टिस बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया बाय द पार्लियामेंट इन द मार्च, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेल रही है। ऐसे में अगर जब हम नेपाल की बात करेंगे तो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने आप को इस्टेब्लिश करना। प्रचंड की बात करें तो ये यहाँ पर 8 दिन की विजिट इन्होंने करी चाइना में। उसके अलावा आप देखेंगे 3 से भी ज़्यादा लगभग 3.5 मंथ अगो ही विजिटेड टू इंडिया ऑल्सो। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं नेपाल का एक एफर्ट दिखा रहा है कि वो दो मेजर नेबर्स इंडिया और चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की बात कर रहा है। लेकिन यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी होगी, नेपाल और यूएस का रिलेशन। यूएस की बात करें तो एक तरीके का माओइस्ट इंसर्जेंसी की वजह से यहाँ पर इनके बीच में एक इशू आपको देखने के लिए मिल रहा था, बट यहाँ पर प्रचंड ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इन्होंने 500 मिलियन मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन नेपाल कॉम्पैक्ट ग्रांट में यहाँ पर डिपॉजिट किया, जबकि चाइना का यहाँ अप्रूवल आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा था। जैसे ही नेपाल को यहाँ पर MCC से सपोर्ट मिला, इससे ही आप देखेंगे कि जो जो नेपाल और यूएस का रिलेशन है वो स्ट्रांग हो गया। जैसे आपको पता है अगर आप यूएस की बात करेंगे तो यूएस और इंडिया यहाँ पर क्लोज अलाई हो जाते हैं जब भी हम बात करते हैं किसकी, चाइना के बारे में। ऐसे में जो नेपाल है, नेपाल का और यूएस का क्लोज रिलेशन कहीं ना कहीं चाइना को अच्छा नहीं लग रहा है। यूएस ने यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रोल किया। इन्होंने नेपाल के हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर को USAID लगभग जो उसका यहाँ पर सपोर्ट दिया। हाउएवर MCC का जो कॉन्सेप्ट है इसका मुख्य, दे हैड डिवाइडेड नेपाल्स पॉलिटिकल क्लास विद कंसर्न दैट इट कुड इम्पैक्ट द कंट्रीज नॉन अलाइन फॉरेन पॉलिसी एंड इट कैन ऑल्सो प्रोवोक चाइना। सो यहाँ पर इन्होंने एक एंडोसमेंट मार्केट क्रिएट कर दिया, विच मीन्स एक तरीके का एफर्ट देखा जा रहा है हाउ नेपाल इज बैलेंसिंग बिटवीन all the neighboring countries, whether it is the India, whether it is the USA, or whether we are talking about China itself. इसी के अलावा अगर हम बात करें, एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है यहाँ पर जो इंडिया को फेस करना पड़ रहा है वो है चाइना का इन्फ्लुएंस। 2015 के बाद से आप देखेंगे एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो है नेपाल में बाय इंडिया, जो कि यहाँ पर लगभग 6-7 महीने चला। ऐसे में चाइना ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया नेपाल में। इस पीरियड में चाइना ने एक एग्रेसिव इंटरवेंटेड पॉलिसी अपनाई, जिसमें इन्होंने नेपाल की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, साथ ही यहाँ पर ऑयल लीडरशिप को प्रमोट करते हुए एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिला हमें इनके रिलेशन में। ऐसे में इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इंडिया जो कि एक बहुत ही क्लोज टेरिटोरियल रिलेशन, हिस्टोरिकल रिलेशन, इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेशन शेयर करता है नेपाल के साथ, ये एक इसके डायनेमिक्स को यहाँ पर देख रहा है। ऐसे में ओपन बॉर्डर होने के कारण
इंडिया के पास एक सिक्योरिटी कंसर्न रहता है हमेशा। गोरखा रिक्रूटमेंट की बात करें, जो कि एक हिस्टोरिक प्रैक्टिस है, नाउ इट इज़ नो लॉन्गर इन इफेक्ट। बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पर लगातार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इंडिया यूएस कोऑपरेशन जो चाइना को काउंटर करने के लिए बात कर रहा है, वहीं नेपाल के चाइना के साथ क्लोज अलाइज कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक इशू क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिक रिलेशन की बात करें तो आपको पता है ओपन बॉर्डर फैसिलिटीज़ आपको देखने मिल जाएंगी, ट्रेड ट्रांजिट आपको देखने मिल जाएगा, बहुत बड़ा कल्चर और रिलीजियस टाइज दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको देखने मिलेगा। और ऐसे में हमें देखना होगा इंडिया और नेपाल के रिलेशन को। देखिए, 1950 के ट्रीटी के साथ चाइना और नेपाल और इंडिया ने एक ओपन बॉर्डर के लिए यहाँ पर साइन कर दिया, विच मीन्स यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए एक दूसरे की टेरिटरीज़ में। हालांकि नेपाल में यहाँ पर आपको बहुत सारी कंडीशंस देखने मिल जाएंगी। 1960 और 1970 में नेपाल ने यहाँ पर सोवेरेनिटी टेंशन को ध्यान में रखा। उन्होंने बोला कि शायद जो हमारी ट्रीटी है, जो हमारी पीस ट्रीटी है, वो नेपाल के लिए एक सोवेरेनिटी के लिए बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर रही है। और ऐसे में एक डिसएग्रीमेंट हमें देखने मिल गया इंडिया और नेपाल के बायलैटरल रिलेशन में। 1980s की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक महाकाली ट्रीटी साइन की गई फॉर दी महाकाली रिवर, जिसको लेकर लॉन्ग डिस्प्यूट हमें देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि अभी भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 1996 की बात करें तो नेपाल ने माओइस्ट इंसर्जेंसी यहाँ पर नेपाल ने देखने के मिली, और इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर हमें कुछ यहाँ पर टेंशन देखने के लिए मिलेगी। 2008 से अभी तक बात करें सो नेपाल ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और एबॉलिश कर दिया कि वो कोई भी मोनार्की नहीं है, और ऐसे में वो किसी भी कंट्री का हस्तक्षेप अपने पर्टिकुलर रीजन में नहीं चाहते। इंडिया के साथ बात करें तो देखिए, सबसे पहले काला पानी और लिपू लेक के ऊपर लगातार हमें टेंशन देखने के लिए मिल रही है। काली रिवर को लेकर और लिपू लेक बॉर्डर को लेकर बहुत बड़ा इशू देखने मिल रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो चाइना का एक रोल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बात करें तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने मिल रहे हैं। ऐसे में जो कल्चरल टाई है, ओपन बॉर्डर फैसिलिटी है, लोगों का आना जाना है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक खतरे की बात भविष्य में देखने के लिए मिल रही है। चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात कर रहे हैं इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ सऊदी ऑयल इन सितंबर स्लम्स टू मल्टी ईयर लो। इंडिया जो कि सऊदी से अपना एन नंबर ऑफ ऑयल को यहाँ पर इंपोर्ट करता था, वो कई सदियों में यहाँ पर बहुत कम देखने के लिए मिला है। ठीक है, ये जो डिक्लाइन है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये आपको देखने मिलेगा। इट इज़ बेसिकली एट्रीब्यूटेड टू मेंटेनेंस शटडाउन एट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जामनगर की रिफाइनरी है और सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पर क्रूड ऑयल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। कारण रियाद से आने वाला एक्सपेंसिव क्रूड ऑयल। ओके, और ऐसे में ये जो ऑयल का यहाँ पर इंपोर्ट था, इन RIL अगर आप बात करेंगे, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये लार्जेस्ट इंडियन बायर है सऊदी अरेबियन क्रूड ऑयल का। लगभग 35% से भी ज़्यादा ऑयल ये सऊदी अरेब से इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में RIL ने बता दी अपनी बहुत सारी यूनिट्स को यहाँ पर बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दी very expensive crude oil which they are being imported from the Saudi Arabia। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो लगातार वॉलेटाइल आपको देखने मिल रहे हैं। ऐसे में रशिया और यूक्रेन का इशू अगर आप देखेंगे सो यहाँ पर एक रशिया ने और सऊदी अरब ने एक वॉलेंटरी सप्लाई कट कर दिया था, और जिसकी वजह से लगभग 1.3 मिलियन बैरल पर डे जो यूनिट है वो यहाँ पर कम हो गए। रिजल्ट इनटू पूरे वर्ल्ड में जो प्राइसेस हैं ऑयल के वो अचानक से आपको बढ़े हुए देखने के लिए मिल गए। ऐसे में हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से ऑयल कंट्रीज़ जो हैं, स्पेशली जब आप ओपेक प्लस की बात करते हैं, जो कि एक अलायंस है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का, जिसके अंदर ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, ये ऑयल के मार्केट को यहाँ पर कंट्रोल करती हुई नज़र आएंगी। ओके, अगर आप विश्व में बात करें तो आपको कुछ ओपेक और ओपेक प्लस नेशंस कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। सिंस वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम, सो आई एम गोना स्किप दिस पर्टिकुलर पॉइंट हेयर।
सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के बारे में। तो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। आप इनके जवाब अपनी कॉपी में लिखेंगे। यू जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड योर आंसर्स ऑन आवर वेबसाइट विच इज़ therazacademy.in, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।